गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी व्याकरण में अपना टॉपिक है छंद। हम आज देखेंगे छंद किसे कहते हैं या छंद रचना किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा, अर्थ, उसके उदाहरण वगैरह हम देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा देखिए। जिस रचना में निश्चित वर्णों या फिर निश्चित मात्राओं और यति, गति, क्रम आदि का पालन किया जाता है उसे छंद कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि किसी रचना के पहले चरण में 11 मात्राएं होंगी, दूसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी। इस तरह से निश्चित वर्णों या निश्चित मात्राओं आदि का पालन किया जाएगा। कहाँ यति होगी, कहाँ गति होगी, किस क्रम में शब्दों को, वर्णों को रखा जाएगा, इन सब का विचार करके जो काव्य रचना लिखी जाती है उसको हम छंद कहते हैं। तो यति गति क्या होती है, क्रम क्या होता है, ये भी मैं आगे चलकर बताऊंगा आपको। अगली बात आती है कि छंद के तत्व कितने होते हैं। तो छंद के तत्व जो है वो 8 होते हैं। वो 8 तत्व कौन कौन से हैं? ये 8 तत्व हैं। नंबर 1 चरण, नंबर 2 वर्ण, और नंबर 3 मात्रा, नंबर 4 क्रम, नंबर 5 यति, नंबर 6 गति, और नंबर 7 तुक, और नंबर 8 गण। ये 8 जो है इसके तत्व होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोई छंद रचना की जाती है तो इन 8 तत्वों की, इन 8 चीज़ों के का ध्यान रखा जाता है और तब जाकर के कोई एक श्रेष्ठ छंद रचना होती है। जो सबसे पहला तत्व है वो चरण है, और चरण को पाद भी कहते हैं। ठीक है। तो किसी भी छंद रचना में कुछ पंक्तियाँ होती हैं, 4 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, और उन प्रत्येक पंक्ति के अंदर कुछ यति आती है, मतलब विराम आ जाते हैं जगह जगह। और जब यति आती है तो वहाँ पर एक चरण पूरा हो जाता है या एक पाद पूरा हो जाता है। तो ऐसे एक पंक्ति के अंदर 2 पाद होते हैं लगभग। तो प्रत्येक पाद में कुछ निश्चित मात्राएं होती हैं, और प्रायः प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे जो चरण होते हैं उनको जो पहला और तीसरा चरण होता है उसको विषम चरण कहते हैं, और दूसरा और चौथा जो चरण होता है उसको सम चरण कहते हैं, सम चरण कहते हैं। ठीक है। जैसे विषम संख्या और सम संख्या होती है वैसे ही समचरण और विषम चरण भी होते हैं। इसके पश्चात है वर्ण। वस्तुतः ध्वनि की मूल इकाई को ही वर्ण कहते हैं। जो ध्वनि की मूल यूनिट या इकाई है उसी को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है। और जो वर्ण होते हैं अनेक वर्णों से मिलकर के ही जो है रचना बनती है। 2 प्रकार के वर्ण हैं। जैसे मुख्य रूप से 2 प्रकार के वर्ण हैं। एक तो होते हैं लघु वर्ण, लघु वर्ण, और एक होते हैं गुरु वर्ण। ठीक है। और छंद रचना में लघु के लिए इस चिन्ह का और गुरु के लिए इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जहाँ लघु वर्ण है वहाँ पर खड़ी पाई, और गुरु वर्ण में इस तरह एस के जैसा चिन्ह होता है, अवग्रह जैसा, अवग्रह कहेंगे हम इसको। ये गुरु वर्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये इनके सिंबल हैं। आगे चलकर जब हम गण व्यवस्था करेंगे, हमने 8वें नंबर पर जो गण लिखा हुआ है, गण इसका तत्व है, तो गण तत्व को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं और उनका अपना निश्चित क्रम होता है। तीनों लघु वर्ण भी हो सकते हैं, तीनों गुरु भी हो सकते हैं, 1 लघु 1 गुरु 1 लघु इस तरह भी हो सकते हैं, 2 लघु 1 गुरु इस तरह भी हो सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्था, उसमें लघु और गुरु वर्णों का बड़ा महत्व होता है गण व्यवस्था के अंदर। वो आगे चल करके हम आपको समझाएंगे। इससे जो अगला तत्व है वो है मात्रा। और जो मात्रा है, वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसको हम मात्रा कहते हैं। ये हमने वर्णमाला में भी पढ़ा था। तो मात्रा कहते हैं। जो ह्रस्व मात्रा होती है उसके लिए लघु का और खड़ी पाई का और
दीर्घ जो मात्रा होती है उसके लिए जो है अवग्रह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लघु वर्ण और गुरु वर्ण होते हैं, वैसे ही ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा दोनों के लिए इसका इन्हीं चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जो अगला अपना तत्व है वो है क्रम। और जो क्रम है उससे उसका क्या महत्व है? उसका ये महत्व है कि प्रत्येक छंद में वर्णों का, गणों का, अक्षरों और शब्दों का अपना एक निश्चित क्रम होता है और उसके बिना कोई भी छंद सही नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्रम भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण तत्व है कि प्रत्येक वर्ण, मात्रा या शब्द जो है वो सही और उचित क्रम में आए। और इसके बाद जो पांचवा है वो है यति। पांचवा जो तत्व है वो यति है। यति का मतलब होता है विराम, यानी प्रत्येक छंद में एक निश्चित वर्णों के बाद या मात्राओं के बाद जो है वो रुकावट या विश्राम होता है, उसको विराम कहते हैं। तो इसको हम यति बोल देते हैं। अगला तत्व है गति। वैसे तो गति का मतलब होता है चलना, और यहाँ पर हम मानेंगे गति का अर्थ है लय, क्योंकि चलने या गतिशीलता के कारण ही लय उत्पन्न होती है। कोई भी रचना को गाते या बोलते समय, उच्चारण करते समय जो है एक लय बन जाती है, एक गतिशीलता आती है, उतार चढ़ाव होते हैं लय में, तो इसी को हम गति कहते हैं। वैसे भी विराम के बाद फिर दोबारा हम उच्चारण करते हैं तो उसी स्थिति को भी हम लय कहेंगे या गति कहेंगे। 7वें नंबर पर जो अपना तत्व है वो है तुक। तुक का मतलब होता है छंद के जो अंतिम वर्ण होते हैं उनके अंदर मेल होना या कोई समानता होना, उसको हम तुक बोलते हैं। जैसे अंत में आ की ध्वनि आ गई, दूसरी पंक्ति में भी आ की ध्वनि आ गई या ई की आ गई, इस तरह से वो जो है तुकांत छंद कहलाएगा। और जिसमें ये तुक नहीं मिलती हैं, अंतिम वर्ण, अंतिम स्वर मिलते नहीं हैं, वो जो है अतुकांत छंद कहलाएगा। और अंतिम तत्व है अपना गण। जो गण होते हैं वो 3-3 अक्षरों के माने जाते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि कोई भी जो काव्य पंक्ति है उसमें पहले तीन वर्ण हम देखते हैं, उनमें कितने लघु हैं और कितने गुरु हैं ये देखा जाता है। उसके आधार पर ही किसी गण का नामकरण किया जाता है। और इन गणों की संख्या 8 होती है। वो 8 गण मैं आपको कराऊंगा, उसके लिए एक सूत्र भी आपको बताऊंगा जो याद करने के लिए आसान रहेगा। 8 गण देखिए, यगण, मगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। ठीक है, एक इसमें बच गया यगण, मगण, तगण। जो मगण के बाद आता है तगण। तो ये 8 अपने गण हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 गण होते हैं। यगण में जो वर्णक्रम होता है वो क्या होगा? लघु, 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 गुरु, गुरु। और मगण में गुरु, गुरु, गुरु। और रगण में, तगण में जो तगण है उसमें क्या होगा? गुरु, गुरु, लघु। इस तरह से इनके अपने वर्णक्रम होते हैं। रगण के अंदर होगा गुरु, लघु, गुरु। ठीक है, और जगण के अंदर होगा लघु, गुरु, लघु। और भगण में होगा गुरु, लघु, लघु। और फिर होगा नगण में लघु, लघु, गुरु। और फिर होगा सगण। सगण में क्या होगा? लघु, लघु, गुरु। इस तरह से इनकी गण वर्ण व्यवस्था को जानना, याद रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं एक सूत्र बताता हूँ, वो सूत्र आप नोट करेंगे। वो सूत्र है यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा।
इस सूत्र का महत्व क्या है, इसमें सभी गणों का वर्णक्रम हम आसानी से समझ सकते हैं। जो पहला वर्ण है य, तो पहले हम यगण मानेंगे, यगण, य ग अण। यगण में वर्ण व्यवस्था क्या होगी, य से स्टार्ट कर दो और य समेत 3 वर्ण ले लो, य मा ता। तो य में एक वर्ण है या एक मात्रा है तो ये लघु माना जाएगा, मा में गुरु है और ता में भी गुरु है। ठीक है, तो ये इसकी वर्ण व्यवस्था हो गई। अब हम दूसरे नंबर वाले वर्ण को देते हैं मा। तो मा से हो गया मगण, मगण। अब मगण की वर्ण व्यवस्था हम कैसे देखेंगे कि मैं से स्टार्ट करो और मैं समेत 3 वर्ण ले लो, मा ता रा। इसका मतलब मगण के अंदर तीनों ही गुरु होंगे, मा ता रा, क्योंकि इसमें भी दीर्घ मात्रा है, इसमें भी और इसमें भी है। दीर्घ मात्रा के गुरु माने जाते हैं, गुरु वर्ण माना जाएगा। फिर तीसरे नंबर का वर्ण है तय, तो हम इसको मानेंगे तगण। और तगण का वर्ण क्रम ता से शुरू करो और जय तक, ता रा जय, यानी गुरु गुरु लघु। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर होगा रगण, चौथे नंबर पर रगण। रगण का वर्ण क्रम क्या होगा, गुरु लघु गुरु, यानी गुरु लघु गुरु। और उसके बाद होगा जगण, क्या होगा, जगण। और जगण के लिए जय भा नय, लघु गुरु लघु, यानी लघु गुरु लघु। तो इस तरह से हम चलते जाएंगे और स तक, सगण तक आ जाएंगे। तो जो 8वें नंबर पर सगण होगा, सगण, उसकी वर्ण व्यवस्था देखिए, लघु लघु गुरु, यानी लघु लघु और गुरु। और ये 8 गण हो गए हैं। इसके पश्चात जो ल है उसका मतलब है लघु और ग है उसका मतलब है गुरु। ठीक है, तो इस सूत्र को याद रखोगे तो आप प्रत्येक गण के अंदर वर्ण व्यवस्था को अच्छी तरह से याद रख पाओगे। ये आपको छंदों में काम आने वाला सूत्र। अगला जो नंबर आता है आपका, वो आता है छंद के प्रकार। वैसे तो छंद के 4 प्रकार होते हैं। एक तो होता है वार्णिक या वर्णिक छंद, दूसरा होता है मात्रिक छंद, तीसरा होता है उभय छंद और चौथा होता है स्वच्छंद। या फिर इसको मुक्तक छंद भी कहते हैं। देखो, वर्णिक छंद क्या होता है, जिसमें निश्चित वर्णों की गणना के आधार पर छंद रचना की जाए, और मात्रिक छंद जिसमें निश्चित मात्राओं की गणना के आधार पर छंद रचना हो। उभय में दोनों आधार पर की जाती है, वर्णिक और मात्रिक। और मुक्तक छंद में न तो मात्राओं और न ही वर्णों का ध्यान रखा जाता है, इसलिए ये छंद विधान से मुक्त जो रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं, आधुनिक काल में ज़्यादातर मुक्तक छंद की रचनाएं लिखी जाती हैं। इनको हम स्वच्छंद या मुक्तक छंद की रचनाएं कहेंगे। जो 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चे हैं, क्योंकि 9th 10th में ही छंद आते हैं अपने, 12th में नहीं आते हैं। हिंदी में, संस्कृत में तो आते हैं लेकिन हिंदी में 12th में नहीं आते हैं। तो 9th और 10th के बच्चों के मात्रिक छंद आते हैं, न कि वर्णिक छंद। तो सिर्फ मात्रिक छंद आएंगे और हम मात्रिक छंदों के ही बारे में पढ़ेंगे। मात्रिक छंदों में 2 छंद आपके सिलेबस में हैं। हरियाणा बोर्ड के 2 जो छंद का पाठ है उसमें 2 हैं। एक तो होता है शायद दोहा छंद है, एक चौपाई है। एक तो है चौपाई छंद, शायद एक दोहा है, दोहा छंद। इन दोनों के बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में करेंगे कि चौपाई छंद कौन सा होता है, दोहा छंद कौन सा होता है, उनकी क्या पहचान होती है। तो इस पाठ को आप लिखेंगे, नोट करके याद करेंगे। इसमें यति, गति, मात्रा, क्रम, तुक आदि को याद करना है, और इसके अतिरिक्त आपने सूत्र को याद करना है, और आपने जो है छंद की परिभाषा को अच्छे से याद करना है।